हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। आज के सेशन में हम हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 18 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर आराम से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। यहां से आपको करंट अफेयर आने वाली एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन 18 जून के करंट अफेयर में। देखिए, टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो टाइम मैगजीन की ये पर्टिकुलर एक रिपोर्ट है, एक लिस्ट है, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026। इसमें वर्ल्ड के 100 जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, उनको एड ऑन किया गया है जो कि स्पोर्ट्स से आते हैं। इनमें इंडिया की केवल एकमात्र स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना इंडियन क्रिकेटर है, आप सभी को पता होगा। काफी सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्रिकेट में स्मृति मंधाना के नाम पर है। तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में स्मृति मंधाना एकमात्र इंडियन नाम है। बाकी वर्ल्ड के 99 दूसरे प्लेयर्स को शामिल किया गया है जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स से आते हैं। इंडिया से स्मृति मंधाना को इस लिस्ट में जगह दी गई है। ओके, स्मृति मंधाना इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है वर्तमान में। इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो स्मृति मंधाना के नाम पर है। इसके अलावा इनकी ही कैप्टनसी में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो फीमेल फॉर्मेट है उसमें इन्होंने 2024 और 2026 विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ये कैप्टन है और इन्होंने 2 बार अपनी टीम को ये टाइटल जितवाया है विमेंस प्रीमियर लीग का। ये महाराष्ट्र के मुंबई से आती है। खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए स्मृति मंधाना को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आईसीसी के काफी सारे अवार्ड इनको मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको 2018 और 2021 में दिया जा चुका है। आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 में दिया गया था। वनडे वर्ल्ड कप विनर टीम 2025 की पार्ट थी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन इंडिया की ओर से स्मृति मंधाना ने बनाए थे। फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट क्रिकेट के वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई है। फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना। तो टाइम्स की जो लिस्ट है उसमें एकमात्र इंडियन है स्मृति मंधाना। जून 2026 में स्पेसएक्स वर्ल्ड की 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। वर्तमान में वर्ल्ड की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो आप सभी को पता है, स्पेसएक्स की हमने कल के सेशन में भी बात की थी। इसका एक आईपीओ आया था और उसके बाद स्पेसएक्स वर्ल्ड की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। आपको पता है वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके आधार पर कौन सी है? तो यह है एनवीडिया पहले नंबर पर। 5वीं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है अब स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। स्पेसएक्स एलन मस्क ने 2002 में बनाई थी। इसने अमेजन को पीछे छोड़ा है और दुनिया की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। 12 जून 2026 को नास्डा, जो कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर लिस्ट हुई थी स्पेसएक्स। इसका जो आईपीओ आया था वो 85.7 बिलियन का आईपीओ था। इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ इसी कंपनी का है, ठीक है ना। तो लिस्टिंग के बाद कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2.97 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया था। और उसके बाद एलन मस्क की भी नेटवर्थ बढ़ी थी। तो वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर बने थे एलन मस्क। अभी हमने इनको डिस्कस किया था। और अब इनकी कंपनी स्पेसएक्स वर्ल्ड की 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी वर्ल्ड की 5वें नंबर की बनी है स्पेसएक्स। पहले नंबर पर आती है एनवीडिया, सेकंड पर है अल्फाबेट, गूगल की है, थर्ड पर एप्पल, फोर्थ पर माइक्रोसॉफ्ट और 5th पर है स्पेसएक्स। आईपीओ जानते हैं ना? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, मतलब जब किसी कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए होता है, कंपनी को
अगर फंड जुटाना होता है तो वो अपने शेयर को बेचकर स्टॉक मार्केट में फंड जुटाती है, मतलब हासिल करती है लोगों से। इसे कहा जाता है आईपीओ। सबसे पहली बार जब लिस्ट होती है कंपनी तो आईपीओ लॉन्च किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फंबल काफी आ रहे हैं, मैनेज कीजिएगा। आगे आते हैं, स्पेस एक्स की यहां पर बात कर लेते हैं। तो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर देखने जाते हैं तो यूएसए के टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाली कंपनी है। एनवीडिया, ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे जीपीयू का निर्माण करती है, एआई चिप्स बनाती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करने के लिए जानी जाती है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी अच्छा कर रही है। तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। किसका? एनवीडिया का। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी 2025 पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी रैंकिंग 2025। ठीक है, इसमें टॉप 20, ग्लोबल टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र इंडियन कंपनी जो बनी है यह है जियो प्लेटफॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्री की एक टेक्नोलॉजी आर्म है जियो प्लेटफॉर्म। इसने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी 2025 पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 20 कंपनीज में जगह बनाई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी है। देखिए, रैंकिंग जो है वो किस आधार पर जारी की जा रही है, तो इसमें यह देखा जाता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को किस कंपनी ने इनोवेशन पर सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए आवेदन किया है। तो वर्ल्ड की जो टॉप 20 कंपनी है उसमें से एकमात्र इंडियन कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म ने स्पेशली 5G 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई नेटिव नेटवर्क और क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म्स, ऐसी चीजों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में पेटेंट दाखिल किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो टॉप 20 में जगह बनाई है जियो प्लेटफॉर्म ने। देखिए, मार्च 2026 तक टोटल 6,817 पेटेंट फाइलिंग की गई, 2,393 इंडिया की कंपनियों से है। इनमें सबसे ज्यादा टॉप 20 में आई है ऐसी कंपनी जो इंडियन है, जियो प्लेटफॉर्म। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इन्वेंटर्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से कई देशों में पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये जो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है ना, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज की जाती है। और नॉर्मली ये जो संस्था है ना, ये देती है क्या? ये देती है पर्टिकुलर किसी को भी किसी चीज पर पेटेंट, और वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है तो फिर वो पेटेंट एक पर्टिकुलर कंपनी का अधिकार हो जाता है उस इनोवेशन पर। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, दुनिया भर में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए कार्य करना, ये संस्था का मेन काम है। 1967 में ये संस्था बनी थी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का ऑफर ऑफ द डे क्लियर कर देता हूं। आप सभी करंट अफेयर 2026 के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आपको 2024 से लेकर 2026 तक का पूरा करंट अफेयर यहां पर इंक्लूड किया गया है, और दिसंबर 2026 तक का पूरा करंट अफेयर यहां पर आपको मिल जाएगा। सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज मिल जाएगी करंट अफेयर की, 50 से ज्यादा ई बुक आप ज्वाइन कर पाएंगे मंथली और ईयरली करंट अफेयर की। तो ज्वाइन कीजिए, ऑल ओवर पैकेज है ये आपके लिए। करंट अफेयर इसको ज्वाइन कर लीजिए और डेली करंट अफेयर वॉच कीजिए, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे। ओके, सब बनेंगे इजीली। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत हाल ही में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के सफलतापूर्वक अंडे से निकलने के बाद बंदी संरक्षण आबादी कितनी हो गई है?
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पेशली राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पक्षी है। राजस्थान का राजस्थान में काफी मिलता है ना, चंबल घाटी क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के उत्तर में। तो अभी क्या हुआ है, एक प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या हुआ है कि जो प्रोटेक्शन सेंटर होते हैं जहां पर इनको लाकर रखा जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, वहां पर सफलतापूर्वक 3 नए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने जन्म लिया है। इसके बाद अब जो बंदी संरक्षण आबादी है, जिन्हें कहा जाता है बंदी संरक्षण आबादी, को समझो कि ये क्या होता है। एक्चुअल में क्या ना, जो कंजर्वेशन सेंटर में, प्रोटेक्शन सेंटर में जो लाए गए हैं ना चूजे, या फिर जो, देखो इसको ऐसा समझो, मान लो कि 100 इंडियन ग्रेट बस्टर्ड की आबादी है जंगलों में, है ना। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितने हैं, 100 हैं। अब इनमें से, क्योंकि ये विलुप्त होने वाले, तो इनमें से क्या करेंगे साइंटिस्ट, 20 को लेके आ जाएंगे प्रोटेक्शन सेंटर में। अब उनकी देखभाल करेंगे, फिर उनकी मीटिंग होगी, नए चूजे जन्म लेंगे, ऐसे करके उनकी आबादी बढ़ाई जाएगी। तो ये जिस कंजर्वेशन सेंटर में किया जाता है उसकी पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो अभी बंदी संरक्षण आबादी अब ये हो गई है 94 पक्षी की। ये राज्य पक्षी है राजस्थान का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनके संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो चूजे हैं उन्होंने जन्म लिया है सफलतापूर्वक, और इससे जो इनकी बंदी आबादी है, जिसे कहा जाता है बंदी संरक्षण आबादी, जिनका संरक्षण किया जा रहा है, उनकी संख्या हो गई है 94। ठीक है, तो आई होप ये समझ पाए होंगे कि बंदी संरक्षण आबादी क्या होती है। ये जो कंजर्वेशन सेंटर में या जू में लाकर पाले जाते हैं और फिर उनसे आबादी बढ़ाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान में गोडावण के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी का इसको दर्जा दिया जा चुका है। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में शामिल है, जिसके तहत किसी भी कीमत पर इनको प्रोटेक्ट किया जाना पड़ेगा। डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलता है, ये इनका प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा घास के मैदानों में अर्धशुष्क जो एरियाज है वहां पर इनका निवास देखने को मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है, विश्व मगरमच्छ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ये डे हर साल मनाया जाता है 17 जून को। उद्देश्य वही है, क्रोकोडाइल के संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करना। क्रोकोडाइल और जितने भी क्रोकोडाइल स्पीशीज है, चाहे वो घड़ियाल हो या उनसे रिलेटेड जो भी हो अदर, उन सभी को संरक्षित करना, देशों को, लोगों को इनके संरक्षण के प्रति अवेयर करना, और इनका जो नेचुरल आवास है उनको प्रोटेक्ट करना वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 17 जून को यह डे हर साल मनाया जाता है। 2026 में लिगेसी इन एवरी स्केल यह थीम रखी गई है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की। सबसे पहली बार 17 जून 2017 को यह मनाया गया था। क्रोकोडाइल रिसर्च कोलेशन एक संस्था है, और इसके अलावा 2 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2017 में ये शुरू किया गया था, तब से हर साल 17 जून को मनाया जाता है। थीम लिगेसी इन एवरी स्केल। जून 2026 में मेघालय में खोजी गई मकड़ी की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो जून 2026 में मेघालय में मकड़ी की एक स्पाइडर की स्पीशीज को खोजा गया है। इसका नाम है हमाटालीवा माउलिन गोट। एक्चुअल में मेघालय के जिस गांव में ये मिली है ना, उसका नाम है माउलिन गोट विलेज, और वहीं पर ये मिली है तो इसका नाम पड़ा है हमाटालीवा माउलिन गोट। तो मेघालय में मकड़ी की एक नई प्रजाति को अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, जो साइंटिस्टों की टीम है, उन्होंने खोजा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने मेघालय में हमाटालीवा जीनस, जो कि मकड़ी का एक स्पीशीज होती है, इसका पहली बार एक रिकॉर्ड देखने को मिला है। पहली बार ही ये स्पीशीज है जो कि मेघालय में डिटेक्ट की गई है। बाकी अदर जगह पर तो मिली है, लेकिन मेघालय में इस मकड़ी की प्रजाति को पहली बार खोजा गया है। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? हमाटालीवा माउलिन गोट, एक अलग सा नाम है। ठीक है, तो
लिंक्स स्पाइडर, ये जो एक स्पीशीज है, जिस स्पाइडर की स्पीशीज है, सक्रिय रूप से शिकार करने के लिए जानी जाती है। मतलब जाले बुन के ये शिकार नहीं करती है, डायरेक्ट हमला करके ये शिकार करती है अपने शिकार पर। तो मकड़ी की प्रजाति है जिसे मेघालय में डिटेक्ट किया गया है, खोजा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है। संस्था नॉर्मली भारत में वन्य जीवों का सर्वे, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, कंट्री के जो प्राणी है या फिर जो जैव विविधता है उनके संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में इसका गठन किया गया था। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में। आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया आरबीआई रिलेथॉन 2026 कैंपेन किस विषय से संबंधित है? तो आरबीआई ने रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है आरबीआई रिलेथॉन 2026, और ये जो कैंपेन है साइबर धोखाधड़ी जागरूकता कैंपेन है। साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के रूप में आरबीआई रिलेथॉन की आरबीआई ने शुरुआत की है। तो केरला के तिरुवनंतपुरम से 16 जून 2026 को ये शुरू किया गया। आरबीआई रिलेथॉन 2026 को लॉन्च किया गया। अवेयरनेस कैंपेन है जिसका उद्देश्य कि जो कॉलेज स्टूडेंट है ना, उनको साइबर फ्रॉड, सेफ डिजिटल बैंकिंग के प्रति अवेयर किया जा सके, साइबर हाइजीन, स्मार्ट बोरोइंग प्रैक्टिसेस के प्रति अवेयर किया जा सके। तो स्पेशली कॉलेज के जो स्टूडेंट है, क्योंकि वो अब जो नई पीढ़ी है जो कॉलेज में आई है और आगे जाके यही देश में इकोनॉमी में मेन रोल प्ले करने वाली है, तो इनको अवेयर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में शुरू किया गया है आरबीआई रिलेथॉन 2026। आरबीआई का प्रोग्राम है। कैंपेन के तहत केरल के लगभग 150 कॉलेजों के छात्रों को इसमें शामिल किया गया अवेयरनेस फैलाने के लिए। आरबीआई का प्रोग्राम है, तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में इसकी स्थापना की गई। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था, उसके तहत केंद्रीय रिजर्व बैंक है ये। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा वर्तमान में गवर्नर है 26वें आरबीआई के। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था। ये दो क्वेश्चन भी कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में कि आरबीआई की स्थापना कब की गई और आरबीआई एक्ट कब लाया गया। तो एक्ट 1934 में लाया गया था और आरबीआई की स्थापना उसके आधार पर 1935 में की गई थी। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग में डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इसे स्थापित किया जाएगा इंडिया में पहली बार आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद देखने को मिलता है तेलंगाना राज्य में। तो यहां पर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मली डिजाइन तैयार किया जाएगा, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। देखो, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन, एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी, जो रिएक्टर लगते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, और स्किल्ड वर्क फोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इस सेंटर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑल ओवर नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण, न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम में नई नई टेक्नोलॉजीज को चेक करना, टेस्ट करना, और इन सभी चीजों पर रिसर्च के लिए सेंटर को बनाया जा रहा है। तो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? तो आईआईटी हैदराबाद में इसे स्थापित किया जा रहा है। फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट सिस्टम्स, इसके 3D मॉडलिंग और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाएगा। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर हम जो चीज देख रहे हैं उसका एक बोल सकते हैं 3D मैपिंग होती है कंप्यूटर में। तो जैसे दोनों लिंक होते हैं, जैसे चेंजेस एक पर्टिकुलर किसी जगह पर हो रहा है वो आपको कंप्यूटर में डायरेक्टली दिखाई देंगे। जहां पे कोई लोग घूम रहे तो वो आपको 3D मॉडल में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग इस केंद्र में किया जाएगा। तो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया में ये पहला सेंटर आईआईटी हैदराबाद में बनाया जा रहा है। आईआईटी हैदराबाद 2008 में स्थापित हुआ था, तेलंगाना में ये देखने को मिलता है, तेलंगाना राज्य में। आईएमए पासिंग आउट परेड 2026 में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया? तो
IMA पासिंग आउट परेड 2026 अभी हम बात करेंगे। इसमें एक स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और एक प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल ये दिया गया है दोनों ही विशाल कुमार को। ठीक है, तो विशाल कुमार को दिए गए। यहां पर IMA देहरादून की बात हो रही है। IMA का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओके, देहरादून में है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो यहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 158 पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जो पास आउट हुए हैं उनके लिए। यहां पर लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। पूरे बैच में इनकी फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। बेस्ट ऑलराउंड ऑफिसर कैडेट चुने गए हैं, तो इसलिए इनको 2 अवार्ड मिले, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की बात करें ना, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उस कैडेट को दिया जाता है जिसने पढ़ाई, मिलिट्री ट्रेनिंग, लीडरशिप, फिजिकल फिटनेस इन सभी में अच्छा प्रदर्शन किया हो, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिल जाएगा। और एक प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल पूरे कोर्स में ओवरऑल जिनको फर्स्ट रैंक दी जाती है या जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये दोनों ही किसको मिले? लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए एक संस्थान है, मिलिट्री एकेडमी है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड के देहरादून में यह देखने को मिलती है। आखिरी क्वेश्चन, भारत और थाईलैंड के बीच में 10th डिफेंस डायलॉग जून 2026 में कहां आयोजित किया गया? इंडिया और थाईलैंड के बीच में 10th डिफेंस डायलॉग जून 2026 में आयोजित किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के मध्य में एक डिफेंस पैक्ट है ये, जो इंडियन ओशियन है और जो इंडो पैसिफिक ओशियन है, उनमें दोनों देशों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए और इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर मिलिट्री जो डिफेंस सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए यहां पर बातचीत की जाती है। तो इंडिया और थाईलैंड के मध्य में ये 10th डिफेंस डायलॉग है। 16 जून 2026 को थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एक्सचेंज, डिफेंस के अलग अलग मुद्दों पर ऑल ओवर यहां पर डिस्कशन किया गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, डिफेंस में रिसर्च इनोवेशन को बढ़ाना, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। तो यह 10वां 10th डिफेंस डायलॉग है इंडिया और थाईलैंड के मध्य का। 2026 में जून मंथ में इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया है। ठीक है, तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया है। दोनों देशों के मध्य में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, डिफेंस रिसर्च को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य। 2025 में भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित किया था। तो उसी के तहत डिफेंस डायलॉग पहले से आयोजित किया जा रहा है और लगातार डिफेंस पर दोनों देश काम कर रहे हैं। थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, बैंकॉक ही इसकी कैपिटल है। अनुतिन चारनवराकुल इसके प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं और थाई बाट यहां के ऑफिशियल करेंसी है। यह है थाईलैंड। तो 18 जून के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखिए, भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो जून 2026 में चर्चा में रही, किस बाघ अभ्यारण्य में के नीचे बनाई गई है? तो यह मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्लोवाकिया का। इंडियन गवर्नमेंट ने किन 2 अंतरराज्य जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो यह है रावी ब्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 17 जून को। प्रिक्स वर्साय 2026 द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची 2026 में भारत के किन 2 हवाई अड्डों को शामिल किया गया? तो यह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट है। भारत में हाल ही में लॉन्च की गई प्लूविक्टो दवा किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? प्रोस्टेट कैंसर के लिए। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2026 का उद्देश्य क्या है? तो प्रोड्यूसर स्तर पर गुड्स और सर्विसेज के मूल्य परिवर्तन को मापना। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए WT मारुत पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो विंड एनर्जी सप्लाई चेन। अमेरिका के किस शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह किया गया है शिकागो में। जून 2026 में 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्राप्त कर भारत का नया एआई यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना? तो यह है सर्वम एआई। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? फ्रांस के पेरिस में। ओजोन परत वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फियर्स में देखने को मिलती है। और भारतीय संविधान का वो आर्टिकल जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये है आर्टिकल 44 डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं? तो पंडित बिरजू महाराज किससे जुड़े हुए हैं, किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये बताइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की? और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये। कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।